हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये चैप्टर का नेम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्यारे बच्चों, अब ये है क्या, ये मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, इसको समझने के लिए देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैथ में एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बारे में आप जानते होंगे कि आपसे बोला जाता है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए और वहाँ से उसको सोल्व कीजिए। तो इस तरीके के यानी कि वर्ड है जो डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ये होती क्या है, स्टेटमेंट है जो होती क्या है उसको देखिए। स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस, ये क्या है, एक सेंटेंस है which is either true or false। अब ये एक सेंटेंस है जो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, यानी कि स्टेटमेंट में दो ही रिजल्ट निकल के आते हैं, या तो वो बात सच होगी या फिर वो बात गलत होगी। अब कई बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि ये गिवन है, ये आपने निकालना है, तो हम इजीली उसको सोल्व कर देते हैं, यानी कि वो स्टेटमेंट क्या हो रहती है, सही रहती है। लेकिन कई बार हमें इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं कि ये आपको गिवन है, बताइए कि ये होगा या फिर नहीं होगा, या फिर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है या फिर नहीं। तो उस केस में कई बार वो गलत भी हो जाती है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टेटमेंट है वो हर बार सही हो या फिर हर बार गलत हो। अब या तो वो 100% सही होगी या फिर वो 100% गलत होगी। यानी कि ये नहीं हो सकता कि वो सही भी है और गलत भी है, दिस मीन्स वो स्टेटमेंट ही नहीं है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब जो स्टेटमेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है वो है पर्टिकुलर स्टेटमेंट, फर्स्ट है पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यानी कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। और जो सेकंड है वो है जर्नल स्टेटमेंट। क्या है, जर्नल स्टेटमेंट। अब ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हो, यानी कि चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन जो सभी पे लागू हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि 0 से 2 पाई तक हो, तो इस तरीके से। लेकिन अब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर ओवर हो चुका है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो आप डेली लाइफ में देखते हो, आपको उनके बारे में ऑलरेडी पता है, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। अब यहाँ से देखिए, मैंने दो टाइप बताया, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एक जर्नल स्टेटमेंट। अब मैं एक जर्नल स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि ह्यूमन ईट्स फूड, ह्यूमन ईट्स फूड। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इंसान हैं वो खाना खाते हैं, इसका मीनिंग यही हुआ, ह्यूमन ईट्स फूड। चाहे वो कोई भी इंसान हो, खाना तो खाएगा ही। अब यहाँ से देखिए, अब मैं दूसरी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। दूसरी स्टेटमेंट मैंने लिखी, रोहन इज ह्यूमन। अब रोहन क्या है, एक ह्यूमन है, एक इंसान है। अब दोनों स्टेटमेंट से आपने क्या पता चला कि जो पहली स्टेटमेंट है वो जर्नल स्टेटमेंट है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, या किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए नहीं, ये सभी को डिफाइन कर रही है। यानी कि जितने भी इंसान हैं वो खाना खाते हैं, ह्यूमन ईट्स फूड। तो ये कौन सी स्टेटमेंट हुई, जर्नल स्टेटमेंट। अब रोहन इज ह्यूमन, अब वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है, रोहन। क्या सिर्फ एक रोहन ही इंसान है, बाकी है ही नहीं, दिस मीन्स ये क्या है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर थिंग के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए कही गई बात है। अब यहाँ से हमें पता चला कि सारे इंसान भोजन करते हैं और रोहन भी एक इंसान है, दिस मीन्स यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, रोहन ईट्स फूड। यानी कि रोहन भी है वो क्या खाता है, खाना खाता है। अब ये भी अपने आप में क्या है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। तो प्यारे बच्चों, ये होती है पर्टिकुलर स्टेटमेंट और जर्नल स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की ओर लेके जाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ भी एक्स की वैल्यू बताइए, आप क्या लिखेंगे, सर एक्स 0 डिग्री हो सकता है, एक्स पाई रेडियन हो सकता है। इस तरीके से 2-4 एंगल बता देंगे। दिस मीन्स ये एक्स की वैल्यू, ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है कि नहीं।
अब अगर मैं बोलूँ भी x की वैल्यू सारी बताइए क्या क्या हो सकती हैं, आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू सर n पाई हो सकते हैं, और जो n है वो किसी भी इंटीजर से बिलोंग करेगा, आप ऐसा लिख देंगे। दिस मीन्स इस स्टेटमेंट ने क्या किया, सारे एंगल्स को डिफाइन कर दिया जितने भी थे। दिस मीन्स ये कौन सी स्टेटमेंट हुई, जर्नल स्टेटमेंट, और ये वाली कौन सी स्टेटमेंट हुई, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो ये होती है प्यारे बच्चों जर्नल स्टेटमेंट और जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब जर्नल से पर्टिकुलर पे जाना आपने सीखा कि जर्नल से हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे कैसे जाते हैं। अब मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे अभी मैंने एक ही नाम लिखा था, रोहन ईट्स फूड। अब ये हमने सीखा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ सवीना ईट्स फूड, अब ये हमने लिख लिया। उसके बाद जैसे साहिल ईट्स फूड, मैंने ये लिख लिया। उसके बाद कोई और नाम ले लेते हैं, सोहन ईट्स फूड, इस तरीके से। अब ये कुछ सेंटेंस लिख दिए, चलो एक और लिख लेते हैं, मोहन ईट्स फूड। अब ये क्या मैं लिख रहा हूँ कि सारी स्टेटमेंट है जो वो पर्टिकुलर हैं, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए है। ये रोहन के लिए कि वो खाना खाता है, ये सवीना के लिए, साहिल, सोहन और मोहन, यानी कि सभी। अब हमें इनमें क्या दिखा कि ये सारे के सारे क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट थी। अब हम अगर इसको जनरल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें तो हम क्या लिखेंगे, ह्यूमन ईट्स फूड, यानी कि इस तरीके से हम लिख देंगे। यानी कि ये कौन सी स्टेटमेंट थी, पर्टिकुलर, ये कौन सी थी, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। और ये कैसी स्टेटमेंट आई, एक जर्नल स्टेटमेंट जो सभी के लिए है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कि वो सारे क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, इस तरीके से। तो ये थी पर्टिकुलर और ये थी जनरल, यानी कि पर्टिकुलर से भी हम जनरल पे पहुंच सकते हैं, जनरल से भी हम पर्टिकुलर पर आ सकते हैं। तो अब देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो होता क्या है, यानी कि स्टेटमेंट आप सीख चुके हैं कि इस तरीके से कि कौन सी पर्टिकुलर स्टेटमेंट है और कौन सी जनरल स्टेटमेंट है, क्योंकि एग्जांपल वही देने चाहिए कि जो डेली लाइफ में यूज़ होते हो। अब ये नहीं कि मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लिख दूँ जो आपने पहली बार ही सुना हो, तो आपको लगेगा सर ये तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इससे कैसे समझ में आएगा। अब देखिए दो टाइप के मेथड होते हैं हमारे पास, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि चलो ये कंप्लीट लिखने के बजाय, एक होता है इंडक्शन मेथड, क्या है, इंडक्शन मेथड। उसके बाद है जो सेकंड है वो है डिडक्शन मेथड। कौन सा मेथड है, डिडक्शन मेथड। अब मैथ में हम ये दो मेथड पढ़ते हैं, पर्टिकुलर और जनरल स्टेटमेंट को लेकर। अब जो इंडक्शन मेथड है वो क्या करता है, इंडक्शन मेथड यानी कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, चेंज, यानी कि किस में चेंज कर देता है, जर्नल स्टेटमेंट में। किस में चेंज कर देता है, जर्नल स्टेटमेंट में। आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट गिवन होगी, आप उसको किस में चेंज करेंगे, जर्नल स्टेटमेंट में। उसके बाद जो डिडक्शन मेथड होता है वो क्या कहता है कि मैं जो जर्नल स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूँ पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, यानी कि चेंज कर देता है किस में, पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। इस तरीके से ये दो ही मेथड होते हैं, एक इंडक्शन मेथड, एक होता है डिडक्शन मेथड। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, इंडक्शन मेथड है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले सीख लीजिए कि ये होता क्या है। इंडक्शन मेथड कहता है कि वो पर्टिकुलर को जर्नल स्टेटमेंट में चेंज कर देगा, लेकिन डिडक्शन क्या कहता है कि जर्नल को पर्टिकुलर में चेंज कर देगा। लेकिन ये अभी फ़िलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया गया है। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इंडक्शन मेथड का। जैसे ये पर्टिकुलर को किस में चेंज कर रहा है, जनरल को। मैं यहाँ लिख देता हूँ 32 इज़ डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो 32 है वो 2 से डिवाइड होगा। अब 32 किससे डिवाइड होगा, 2 से। अब ये किस टाइप की स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर है कि नहीं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। अब ये किसी सभी को थोड़े ना डिनोट कर रही है, ये अकेले 32 की बात कर रही है, इससे अलग कुछ भी नहीं है भाई। जो 32 है वो 2 से डिविजिबल पक्का है, 100% श्योर है। लेकिन
अगर इसी से आपको जर्नल स्टेटमेंट में जाना हो, यानी कि इसकी जर्नल स्टेटमेंट क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए एवरी नंबर whose यूनिट प्लेस डिजिट इज 2, अगर वो 2 है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। अब ये क्या हो गई, एक जर्नल स्टेटमेंट हो गई प्यारे बच्चों। ये क्या आई, एक जर्नल स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट है, जर्नल। अब ये जर्नल स्टेटमेंट कैसे है वो देखिए। अब ऊपर क्या बोल रहा था कि 32 है जो 2 से डिविजिबल होगा। हमने क्या यहाँ से क्या सोचा कि वो सारे नंबर जिनके पीछे क्या आता है 2, वो किससे डिविजिबल है, 2 से। तो ये हमने क्या लिख दी, जर्नल स्टेटमेंट। अब जर्नल स्टेटमेंट में वो सारे नंबर आएंगे जिसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इकाई-अंक, वो क्या है, 2 हो। अगर वो 2 हो तो वो 2 से पक्का डिवाइड होंगे। अब मैं बाकी की बात नहीं कर रहा कि सारे इवन नंबर, वो तो सभी को पता है कि सारे इवन नंबर डिवाइड होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो सिर्फ ये थे नहीं। तो मैं यहाँ से ये थोड़ा ना लिख सकता हूँ कि जिनका यूनिट प्लेस 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो भी 2 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस हमें क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिया है। यानी कि अगर बाकी सारे नंबर होते हैं, जैसे 30 होता, 34, 36, 38, फिर मैं क्या लिख देता कि एवरी नंबर वूज यूनिट प्लेस डिजिट आर 2, 4, 6, 8, 0, वो क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। यानी कि जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट गिवन है उसी की हेल्प से आपको किस स्टेटमेंट पे जाना है, जर्नल स्टेटमेंट पे जाना है। दिस मीन्स अब हमें क्या पता लगा कि वो सारे नंबर जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 2 है, जैसे 12 है, उसके बाद 22 है, 32 है, 42 है, 52 है, 62 है, सो ऑन, ये सारे नंबर्स ये 100% किस पे डिवाइड होंगे, 2 पे डिवाइड होंगे। तो ये कैसी स्टेटमेंट आई, जर्नल स्टेटमेंट आई। तो इस तरीके से ये होती है पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जर्नल स्टेटमेंट, ये होता है इंडक्शन मेथड और ये होता है डिडक्शन मेथड। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझें विद एग्जांपल, क्योंकि डेली लाइफ के मैंने एग्जांपल दिए हैं जो जनरली यूज़ होते हैं। स्टेटमेंट मैंने आपको बताई क्या होती हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो इंडक्शन मेथड है, कि ये जो इंडक्शन मेथड है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ये कहता क्या है। तो यहाँ से देखिए, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स, अब ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है वो देखिए। इफ पी एन इज दी क्या है, पी ऑफ एन है, इज ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन, ये एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है, सच दैट पी ऑफ वन इज ट्रू, अगर पी ऑफ वन क्या है, ट्रू, सच दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर पी ऑफ 1 ट्रू हो गया, इसका मीनिंग क्या है कि वो जो स्टेटमेंट है एन की वैल्यू 1 के लिए ट्रू हो गई। तो उसके बाद देखिए, एंड इफ पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर पी के इज ट्रू, यानी कि पी ऑफ के प्लस 1 कब ट्रू होगा, जब पी ऑफ के ट्रू होगा। द ट्रूथ ऑफ पी ऑफ के, यानी कि जो पी ऑफ के की ट्रूथ है वो इंप्लाइज करती है किसको, ट्रूथ ऑफ पी ऑफ के प्लस 1, यानी कि अगर पी ऑफ के ट्रू है तभी जाके पी ऑफ के प्लस 1 ट्रू हुआ है। दिस मीन्स इस तरीके से जो पी ऑफ एन है वो सभी के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू। अब प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद आपको ये लग रहा है सर आप ये क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेट सपोज जैसे आपने कुछ मैच बॉक्स लिए, यानी कि माचिस जो घरों में यूज होती हैं, अब उनको इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन पे खड़ा कर दिया, यानी कि वो खड़ी हैं इस तरीके से। अब ज़्यादा ड्राइंग तो नहीं मैं जानता, लेकिन आपको समझा सकता हूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ से देखिए, ये कुछ मैच बॉक्स हमने लिए, बस ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बचपन में क्या करते थे कि उन मैच बॉक्स को ऐसे खड़ा कर देते थे इस तरीके से, एक दूसरे के सामने बिल्कुल लाइन में, और हम क्या करते थे कि एक को फ्लिप करते थे इस तरीके से, यानी कि एक को गिरा देते थे, वो जाके दूसरी पे गिरती थी, दूसरी तीसरी पे, आगे सो ऑन फर्दर वो आगे से आगे गिरती चली जाती थी। ये एक्सपेरिमेंट आप सारे कर चुके हैं। अब हम क्या करते थे कि पहले फर्स्ट वाली को देखते हैं, फर्स्ट को, कि हमने ये जो फ्लिप किया है कि जो पहले वाली है वो गिरी है या नहीं।
अब ये नहीं कि हम उधर देख के ऐसे फ्लिप कर रहे हैं और हमारा ये फ्लिप हुआ ही नहीं, ये तो एज इट इज़ खड़ा रह गया। यानी कि पहले वाली तो गिरनी चाहिए कि नहीं गिरनी चाहिए, तभी आगे वाले गिरेंगी। यानी कि हर एक मैच बॉक्स का गिरना किस पे डिपेंड करता है, उससे प्रीवियस पे, यानी कि जो पीछे वाली है वो गिरी है या नहीं। अब देखिए जैसे मैंने इसको फ्लिप किया, इस तरीके से फ्लिप कर दिया और ये फ्लिप ही नहीं हुआ, यानी कि लगा ही नहीं इसको, दिस मीन्स पहले वाली एज इट इज रहेगी, गिरी नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ भी ये फोर्थ क्यों नहीं गिरी, अब भाई जब फर्स्ट ही नहीं गिरी तो फोर्थ कैसे गिरेगी। यानी कि फोर्थ को गिराने के लिए थर्ड का गिरना जरूरी है, थर्ड के लिए सेकंड और सेकंड के लिए फर्स्ट। अब देखिए मान लिया मैंने इसको क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, तो ये गिरना स्टार्ट हुई। अब फर्स्ट गिरी, मेरे को दिखा, उसके बाद मुझे क्या लगा भी जो सेकंड है वो पक्का गिरेगी क्योंकि फर्स्ट गिर चुकी है। उसके बाद थर्ड फोर्थ सो ऑन सारी। यानी कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब ये ना हो कि वो पहली वाली ही ना गिरी हो तो बाकी का हम कैसे निकालेंगे भी, वो तो गिरेगी ही नहीं जब फर्स्ट पे कोई असर नहीं हुआ। तो ये होता है n इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करते हैं कि वो स्टेटमेंट है जो ट्रू है कि नहीं। अब लेट सपोज लास्ट में इतनी रखी है कि हमें पता ही नहीं भी लास्ट में कितने नंबर ऑफ मैच बॉक्स है यहाँ, तो हम क्या करते हैं कि एक रैंडमली किसी को भी एक को उठा लेते हैं। लेट सपोज मैंने इसको उठा लिया अभी रैंडम, ये क्या है kth पोजीशन पे है, किस पे है kth पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे थी, ये k पोजीशन पे है, जहाँ k कोई भी क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। ध्यान रखें k की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। अब मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि ये भाई गिर चुकी है, यानी कि इसको हमने फर्स्ट को फ्लिप किया था और यहाँ नंबर ऑफ k नंबर ऑफ मैच बॉक्स तक ये गिर चुकी है। दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ये k नंबर वाला मैच बॉक्स गिर गया तो दिस मीन्स ये जो नेक्स्ट है इसका इसकी नंबरिंग क्या होगी, k+1 होगी, इसकी नंबरिंग क्या होगी आगे सो ऑन फर्दर जितनी भी है इस तरीके से। यानी कि अगर ये k वाली गिर चुकी है दिस मीन्स k+1 तो पक्का गिरेगी, इसका मीनिंग यही हुआ ना। तो इस तरीके से हम रैंडम में कोई भी एक उठा लेते हैं, kth टर्म बोलते हैं जिसको, या kth थिंग बोलते हैं, जो भी है। यानी कि kth थिंग को हमने उठाया, एक मैच बॉक्स है जिसकी नंबरिंग क्या थी kth, और हमने उसको एज्यूम कर लिया कि हाँ भाई ये तो गिर चुकी है। अब फर्स्ट को तो हमने ट्रू कर दिया, हाँ भाई इस पर फ्लिप हुआ और ये गिर गई, और लास्ट तक हमने देखा भी ये जो kth है रैंडमली बीच में से कोई भी उठाया भी ये गिर चुकी है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि kth का गिरना किसको साबित करेगा, यानी कि k+1 भी गिर चुकी है। यानी कि प्रीवियस टर्म गिर रही है दिस मीन्स आगे वाली भी तो गिरेगी, यही तो मैं बता रहा था आपको। यानी कि अगर पहले वाली गिर रही है दिस मीन्स सेकंड पक्का गिरेगी, थर्ड गिर रही है दिस मीन्स फोर्थ पक्का गिरेगी। अब अगर k गिर रही है दिस मीन्स k+1 भी तो पक्का गिरेगी। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये जो आप इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि एक को गिरा दिया, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते होंगे कि कांच के गिलास रखे होते हैं, एक को फ्लिप कर दिया सारे गिलास टूट जाते हैं, या इस तरीके से जो भी है, तो इस टाइप के इफेक्ट को हम बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। क्या बोलते हैं, डोमिनो इफेक्ट। अब ये डोमिनोज वाला पिज़्ज़ा नहीं है, ध्यान रखें, ये क्या है, डोमिनो इफेक्ट। अब ये नहीं पता उस पिज़्ज़ा वाले ने ये डोमिनोज नाम क्यों रखा, लेकिन इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डोमिनो इफेक्ट, कि हम कोई इफेक्ट एक पे लागू करते हैं, यानी कि एक से स्टार्टिंग करते हैं और वो सभी पे एप्लीकेबल हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनो इफेक्ट। अब ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बताया है, आपके यहाँ कुछ काम नहीं आएगा, बस इंडक्शन से रिलेटेड था तो मैंने आज यहाँ इसका नाम लिख दिया। तो इस तरीके से अब प्यारे बच्चों देखिए इसका जो वर्किंग रूल है, जो इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का वर्किंग रूल है वो क्या कहता है, इतना तो आप समझ चुके होंगे। अब वर्किंग रूल को समझने के लिए हमें एक स्टेटमेंट लेनी होगी। क्या लेनी होगी, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में क्या ले लेता हूँ, लेट ये जो P ऑफ n है ये कोई स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि ये 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सो ऑन लास्ट में n तक है। अब ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब ये किसके इक्वल होता है, n × n+1/2। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने कहाँ से लिख दिया, हमने तो पहली बार देखा है, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप इसको एक AP एज्यूम करें, AP है कि नहीं, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड 2 3 4, यानी कि यहाँ A की वैल्यू क्या है 1, D की वैल्यू क्या है A2 - A1, यानी कि 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। और AN यानी कि लास्ट टर्म क्या है n है।
हमें एस एन की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। जो एस एन है वो क्या होता है, एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ऐसा हम करते हैं। अब n बाई टू यानी कि सम ऑफ एन टर्म यानी कि n बाई टू ही रहेगा। 2 इंटू में a की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस n में से 1 माइनस करेंगे, d की वैल्यू क्या है 1। तो ये हुआ n बाई टू इंटू में 2 प्लस ये n माइनस 1 हो गया। अब यहाँ से वैल्यू आई n बाई टू इंटू में 2 माइनस 1 1, तो इंटू में क्या हुआ n प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू में n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब ये 10th क्लास का काम था, ये सिर्फ वैसे बता दिया कि कई स्टूडेंट को लिखता है कि वैसे ही ना लिख दिया हो। अब हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। प्रूव इट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है कि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए सही होगी। अब सभी के लिए जैसे मैच बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो पहले तो हम फर्स्ट के लिए चेक करते हैं कि फर्स्ट के लिए चेक होगी कि नहीं होगी, यानी कि सही होगी कि नहीं होगी। अब देखिए पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या आया p ऑफ 1। अब n किसको डिनोट कर रहा था, n किसको डिनोट कर रहा था, नंबर ऑफ टर्म्स को, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ये है, तो पहले एक नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। तो यहाँ से p ऑफ 1 में जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई, पहला वो एक नेचुरल नंबर क्या होता है, वो तो 1 ही होता है, सम करोगे तो क्या 1 ही आएगा। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या बोल रही है कि वो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है, यानी कि हम देखते हैं कि ये 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। तो 1 के लिए ट्रू करने के लिए n को क्या पुट करोगे 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 1 2 बाई 2, तो कैंसिल होके क्या आ गया 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी 1 राइट हैंड साइड भी 1। दिस मीन्स ये क्या हो गया ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल टू 1। अब सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू करना है, तो हम 2 के लिए चेक कर लेते हैं, यानी कि p ऑफ 2। अगर पहले दो नेचुरल नंबर लेने हो, पहले दो नेचुरल नंबर यानी कि 1 प्लस 2 कितना आ गया 3 आ गया। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, n की जगह 2 रखोगे तो 2 इंटू में 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, तो कैंसिल किया अब भी क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए 3 के लिए चेक करते हैं, 3 के लिए यानी कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। अब यहाँ 3 के लिए चेक करते हैं, तो 3 इंटू में 3 प्लस 1 4 अपॉन में क्या आएगा 2 2 2 जा 4, यानी कि 3 2 जा ये भी क्या आ गया 6। अब देखिए 1 के लिए ट्रू, 2 के लिए 3 के लिए सभी के लिए ट्रू होता जा रहा है, लेकिन क्या हम सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर लोगे, 10 नेचुरल नंबर के लिए प्रूव कर दोगे, 20 के लिए 30 के लिए 50 के लिए, लेकिन कितना करोगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 टू इनफाइनाइट होते हैं। अब सभी के लिए तो प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन ये बोल रहा है कि सभी के लिए प्रूव करो। अगर ऐसे चलते जाएं तो एक ही क्वेश्चन 1 साल में होगा, इस तरीके का काम हो गया कि नहीं होगा, बाकी निकालते रहना। अब हमें एक ऐसा मेथड चाहिए कि जो ईजिली हो और शॉर्ट में हो और सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाए प्रूव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट us assume it is true for n is equal to k। अब हमने क्या मान लिया कि ये n is equal to k के लिए ट्रू है, ठीक है। अब k क्या है, कोई भी बीच में से नेचुरल नंबर उठाया है, रैंडम नेचुरल नंबर, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। अगर ये k के लिए ट्रू है, दिस मीन्स दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखिए यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, लास्ट में k नेचुरल नंबर का सम क्या होगा k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी कि k तक के नेचुरल नंबर का सम यही आएगा अगर ये ट्रू है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों अब इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल तो आप पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको ऊपर से रफ कर लेता हूँ, आगे फिर इसका वर्किंग रूल करवाएंगे आपको कि आपने कैसे वर्क करना है किसी भी क्वेश्चन पे। यहाँ से देखिए k के लिए हम एज्यूम कर चुके हैं कि वैल्यू ये आएगी। अब हमें प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं देन जो p ऑफ k प्लस 1 है, p ऑफ k प्लस 1 है, अब उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि पहले k प्लस 1 नेचुरल नंबर का सम, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन। अब देखिए k प्लस 1 पे जाने के लिए पहले क्या आएगा k आएगा और बाद में क्या आएगा k प्लस 1 आएगा, ऐसा ही हुआ कि नहीं, यानी कि 4
तक जाने के लिए पहले 3 आया, 3 से पहले 2 आया, 2 से पहले 1 है, एक कम हो रहा है कि नहीं आ रहा? तो k+1 में से एक कम करोगे तो दिस मीन्स क्या आ गया k। तो इन सभी नेचुरल नंबर का सम क्या होना चाहिए? n की जगह अब आप क्या रखोगे? k+1, क्योंकि जब आप यहाँ 1 रख रहे तो n की जगह 1, 2 था तो 2, 3 था तो 3, और यहाँ k का सम था तो n की जगह आपने क्या रखा? k रखा। अब k+1 नेचुरल नंबर का सम है, दिस मीन्स n की जगह आप क्या रखेंगे? k+1। तो n की जगह आप अगर k+1 रखोगे तो राइट हैंड साइड में क्या बना? k+1 इंटू में n की जगह k+1 रखोगे, k+1 और 1 तो कितना हो गया? k+2 अपॉन 2। यानी कि अब हमने प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर ऐसा है तो ये सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब हमने क्या किया था कि 1 2 k यानी कि 1 से लेके k तक के सभी का सम हमने ट्रू माना था कि कितना सम आया था। तो सम कितना आया था? यहाँ देखिए, सम की वैल्यू आई थी k इंटू k+1 अपॉन 2। तो इन सभी के सम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? k इंटू k+1 अपॉन में 2। यानी कि पहले k टर्म्स को तो हमने ऐड कर दिया, अब सिर्फ एक लास्ट वाली ऐड करनी रहती है कि नहीं? तो एक लास्ट वाली को और ऐड कर लेते हैं, यानी कि k+1। अब ये हमने क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, दिस मीन्स ये सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 आया एलसीएम, यहाँ से वैल्यू क्या बची? k इंटू k+1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं k इंटू k स्क्वायर प्लस k। अब 2 की मल्टीप्लाई k+1 के साथ होगी तो यहाँ 2k+2 हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखिए, ऊपर से पहले दो टर्मों में से k कॉमन तो वैल्यू क्या आई? k+1। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन तो +2 कॉमन, वैल्यू क्या बची? k+1 अपॉन 2। अब दोनों में से k+1 कॉमन है, इनटू में क्या होगा? k+2 अपॉन 2। अब ध्यान से देखिए, अब ये राइट साइड हुई कि नहीं हुई? तो राइट हैंड साइड क्या कहती है कि वैल्यू यही आनी चाहिए थी और यही हमारी वैल्यू आई। अब हमने क्या किया कि 1 के लिए प्रूव किया था, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं भी, ये आप हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। अभी मैं आपको वर्किंग रूल बताने वाला हूँ कि आपने 1 के लिए ट्रू किया, इसी तरीके से आपने 2-3 और ट्रू कर दिए। अब जो मेन था, हमने k के लिए ट्रू मान लिया, कोई भी रैंडम वेरिएबल उठाया कि ये इसके लिए ट्रू है। अगर ये k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए तो पक्का ट्रू होगा। जब भी मैं ऐसी बातें करता हूँ तो वो जो मैच बॉक्स वाला एग्जाम्पल है वो आपके माइंड में रहना चाहिए। हाँ भी, जो k+1 अगर मैच बॉक्स गिरा है तो k तो पक्का गिरा होगा, इस तरीके से। तो यहाँ से हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि जो हमारी एजम्पशन थी वो बिल्कुल सही थी। तो इस तरीके से k+1 के लिए भी ये क्या होगा? ट्रू। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हैंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब इसका मैं वर्किंग रूल बताता हूँ कि यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो किस बेस पे काम करता है और कैसे आप जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनको आप सोल्व करोगे, यानी कि एग्जाम्पल्स है या क्वेश्चन है जो भी है। तो यहाँ से देखिए, मैं वर्किंग रूल लिख दे रहा हूँ इसका, वर्किंग रूल। अब वर्किंग रूल क्या कहते हैं? इफ P of n इज ए स्टेटमेंट, ठीक है, अगर P of n क्या है? स्टेटमेंट है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये P of n है इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल स्टेटमेंट। क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल स्टेटमेंट, जो आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। अब इस प्रिंसिपल स्टेटमेंट को ही हमें n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना होता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? प्रूव P of 1 इज ट्रू। हमें प्रूव करना होता है कि जो P of 1 है वो ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट में जो P of 1 है वो क्या होगा? ट्रू होगा। जो सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है? एज्यूम P of k इज ट्रू वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। अब आपने क्या करना है कि k के लिए इसको एज्यूम कर लेना कि ये ट्रू है जहाँ k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब जो हमारा थर्ड स्टेप रहता है वो क्या रहता है? देन प्रूव
8 4 k + 1। ठीक है, अब आप इसको किसके लिए प्रूव करोगे? k + 1 के लिए। k + 1 यानी कि n की वैल्यू k + 1 के लिए, जहाँ k क्या है? k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो आप क्या प्रूव कर देंगे कि उसको n = k + 1 के लिए ट्रू प्रूव कर देंगे। अब ये जो पूरा चैप्टर है उसका एक ही फंडा है, एक ही एक्सरसाइज है, और एक एक्सरसाइज में बस टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, टोटल 3 टाइप्स, यानी कि स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन एक जैसे हैं, आगे एक जैसे हैं जो, और लास्ट के क्वेश्चन है वो एक जैसे हैं। सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन है, एक ही एक्सरसाइज है। तो बिल्कुल स्लो करेंगे इसको ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, हर एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों इसका वर्किंग रूल, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ये कैसे काम करता है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको तभी समझ में आता है जब उसको आप डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। अब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो हम मैच बॉक्स को ऐसे फ्लिप करके गिराते थे वो एक दिन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बन के आपके क्लास 11th में आएगा। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होती कि हम मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ रेशो का। अब रेशो के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको हम अनुपात बोलते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। कई बच्चों को तो रेशो की डेफिनेशन ही नहीं पता क्या होती है। अब इस तरीके से रेशो का भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, अपने शूज़ खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो आप वहाँ क्या करते हैं कि आप 10-12 पीस मंगवाते हैं, 10-12 पेयर मंगवाते हैं, उनमें से आप एक सेलेक्ट करके लेके आते हैं। अब वो आपने सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि वो दी बेस्ट लगा आपको बाकी सारे में, यानी कि उसकी कंपैरिजन बाकी सभी के साथ आपने की, तो वो क्या है? रेशो ही है। अब यानी कि इस तरीके से बहुत सारे कंसेप्ट है, काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, यानी कि डेली लाइफ में हर जगह मैथमेटिक्स का यूज़ है अगर आप ध्यान से देखें तो। लेकिन वो चीज़ें तब समझ में आती है जब हमें कोई बताता है, हम ऐसा सोच ही नहीं पाते कि डेली लाइफ में जो मैथमेटिक्स का है वो क्या यूज़ हो गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ये आज आपने कंप्लीट पढ़ा, इसको अच्छी तरीके से पढ़े। एक बार में समझ में नहीं आया, आप 2 बार वीडियो देखें, तो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप मैथमेटिकल इंडक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।